नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का हिस्ट्री चैप्टर 1। ठीक है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, और पूरा वीडियो देखना, बहुत मज़ा आएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना। ठीक है, शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे एक लड़की है, क्या नाम उसका, रिशिदा। वो लड़की कौन है? बेचारी भोली वाली, कितनी अच्छी बैठी है ना, शांति से क्या कर रही है, अखबार पढ़ रही है ना। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। अखबार पढ़ रही थी, बोर हो रही थी, इधर उधर देखी तो उसने देखा, अरे ये तो सुर्खी है। ये सोचने लगे कि ये 100 साल पुरानी है, पर ये कैसे हम जान सकते हैं कि ये कैसे जाना जा सकता है कि ये कितने वर्ष पुरानी है ना। तो इसको हम पता कैसे लगा सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कैसे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका पता कैसे लगाएं, सवाल ये है। अब मान लो कोई भी वस्तु है, हम देखते हैं आपके पापा के खिलौने हैं, आपके दादाजी के गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, कुछ भी, मतलब कपड़े हैं, किताबें हैं, है ना, पड़े रहते हैं। तो उसको जानने के लिए कितने साल पुराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, है ना, तो अपने पिछले दिनों में। ठीक है, तो देखो, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, मतलब आज से कल क्या हुआ था, तो हम क्या करते हैं, रेडियो सुनते हैं ना कि कल क्या हुआ था, टेलीविज़न देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, है ना। तो जैसे रेगुलरली न्यूज़ मतलब मिलती रहती है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, रेडियो सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, टीवी, मोबाइल है आजकल, न्यूज़ सुन लेते हैं कि हाँ कल क्या हुआ था, या तो 1 साल पहले क्या हुआ था, है ना। तो हम किसी से पूछ सकते हैं कि 1 साल पहले क्या हुआ था यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आज से 200 साल, 250 साल, है ना, 500 साल, 1000 साल, मतलब जो सिर्फ स्मृति है, जैसे कोई भी स्मृति है, मतलब यादगार में, जैसे हमारे ताजमहल है, अजंता की गुफाएँ हैं, मंदिर है ना, बहुत पुरानी पुरानी मंदिर आपको मिलेंगे, है ना। तो उन मंदिरों को देखकर हम कहते हैं कि ये यहाँ इतने साल पुरानी है। लेकिन इतने साल पुरानी है तो क्यों है, किसने बनवाया था, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए ना। अब उसके बारे में जानकारी हमें कैसे मिल सकती है? अभी मिल सकती है जब हम क्या करेंगे, अतीत में जाएंगे, है ना। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, बताओ। अब अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं? तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है कि लोग क्या खाते थे, है ना। आज से 2000 साल, 2500 साल जब हमारी पृथ्वी बनी थी, जब मनुष्य आए थे, तो सबसे पहले क्या खाते थे, है ना। ये सब क्या पहनते थे, किस तरह घरों में रहते थे, आखेटकों या शिकार करके, क्या शिकारी थे, आखेटक थे, है ना, पशुपालक थे, कृषक थे, शासक थे, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, है ना। इन सब कलाकार है, संगीतकार है ना। वैज्ञानिक जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, है ना। तो मतलब ये लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, ये सब जानने की जरूरत होती है ना। ये सब जानकारी जब हासिल करेंगे हम, तभी तो हमको पता चलेगा क्या खाते थे, क्या नहीं खाते थे, है ना। तो यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानी सुनते थे, कैसे नाटक देते थे, कौन कौन से गीत गाते थे, है ना। ये सब हम जानकारी कर सकते हैं इतिहास पढ़ के, है ना। इसलिए हमें इतिहास पढ़ना जरूरी है ना। ये नहीं कि इतिहास ऐसे ही रट्टा मार लो, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। इतिहास पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। हिस्ट्री का मतलब स्टोरी सुनते हो, कहते मम्मी हमको कहानी सुना दो, दादी हमको कहानी सुना दो। या तो कोई मूवी देखते हो, मूवी देखने के बाद उसकी स्टोरी आप दिमाग में घुसा लेते हो,
तो ऐसे ये भी एक पिक्चर ही रहती है। पुराने जमाने में लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, एक पिक्चर ही तो है ना। तो लोग कहाँ रहते थे, तो पहले हम देखेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। तो मानचित्र पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। एक मिनट, तो मानचित्र दिखा देखो, ये हमारी नर्मदा नदी देख रहे हो। नर्मदा नदी कहाँ बहती है, जबलपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये हमारी नर्मदा नदी है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कहना चाहता है। सॉरी, तो अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादकों से यह संग्रह किया करते थे। क्या करते थे ये लोग क्या करते थे, भोजन के लिए जड़ें, फलों, जंगल, भोजन के लिए जड़ें, फल, जंगल के लिए अन्न उत्पादकों से यही संग्रह किया करते, ठीक है। ये सब संग्रह किया करते थे। जानवरों को आखेटी शिकार भी करते, मतलब भोजन के लिए क्या करते, फल खाते थे। सबसे पहले जो शुरुआत में जो मानव आया, क्योंकि उसे खाना बनाना आता नहीं, आग की खोज थी नहीं, ठीक है, आग की खोज नहीं थी, इसलिए क्या करते थे, फल खाते थे। और जानवरों को शिकार करके ये लोग क्या करते थे, उसका भी भोजन बना के खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, ठीक है। और जब अपने जो वो क्या करते थे, अपने मतलब कपड़ों के लिए वो जानवरों को शिकार करते थे, तो चमड़ा जो रहता है ना ऊपर का खाल, उसे पहन लिया करते थे, ठीक है। वो चमड़े को पहन लिया करते थे। और जो अन्य उत्पाद रहते थे वो वहीं से इकट्ठा करते रहते थे। और कहाँ रहते थे, गुफा में रहते थे। इतना क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब क्या कह रहा है, अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ कहाँ है, एक मिनट दिखा रहे हैं। ये सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ, ये सुलेमान है, ये सुलेमान है और ये किरथर है, ठीक है। ये तुम्हारा किरथर है, ठीक है। तो यहाँ की बात कर रहा है, कहाँ की बात कर, सुलेमान और किरथर की बात कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, कह रहा है कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं, कहाँ, सुलेमान और किरथर में, ठीक है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने अपने पहले गेहूं और जौ की फसल उपजाना आरंभ किया। क्या किया उन्होंने, कब, 8000 पूर्व, ठीक है, 8000 साल पूर्व ये यहाँ के जो स्त्री पुरुष थे वो गेहूं और जौ की फसल उपजाना आरंभ कर दिया। मतलब कहाँ की बात कर रहे लोग, तो ये कर रहे हैं यहाँ, कहाँ, सुलेमान और किरथर की। ये जो किरथर है ना, ये सुलेमान, ये सुलेमान, ये कहाँ, पाकिस्तान में पड़ रहा है, ठीक है। तो कहाँ पड़ रहा है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बात कर रही, ठीक है। और बाद में देखना आप 2500 साल पहले यहाँ सिंधु नदी की सभ्यता भी आपको मिलेगी, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो कुल मिला के कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि तुम उत्तर और पश्चिम के सुलेमान किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ
और इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने गेहूं और जौ की फसल उपजाना आरंभ कर दिया था। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, बकरी, भेड़, गाय, बैल और पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, मतलब ये जब फसल उगाएंगे तो पशुओं को पालेंगे, है ना। जब पालने लगे, फसल उपजाने लगे, तो इसका मतलब क्या है, ये लोग यहाँ पे मतलब स्थायी आवास भी इनका होने लगा होगा। ठीक है, और ये लोग गाँव में रहते थे। पहले ही कहा कि जब एक जगह रहेंगे, फसल बोएंगे तो स्वाभाविक एक जगह रहेंगे, है ना। जब एक जगह रहेंगे तो वो लोग जानवर पालेंगे और गांव बनाएंगे, झुंड बनाएंगे, क्योंकि अकेले रह नहीं सकते, है ना। और उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारतीय विंध्य की पहाड़ियों का पता लगा। अब देखते हैं उत्तर पूर्व में गारो और विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, देखते हैं, चलो। तो विंध्य की पहाड़ी यहाँ पे, ठीक है, कहाँ है, ये विंध्य की पहाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ की अब बात कर रहा है। ठीक है, कहाँ की बात कर रहा है, विंध्य की पहाड़ी। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो विंध्य की पहाड़ी समझ गए कहाँ पर है। तो क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व की विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। मतलब विंध्य की पहाड़ियाँ जहाँ हैं तो वहाँ कृषि का विकास हुआ, और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले चावल कहाँ पर, प्राचीन काल में सबसे पहले चावल कहाँ पर उपजाया गया था, तो विंध्य की पहाड़ियाँ के उत्तर दिशा में। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा। तो अब चलो आगे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, मानचित्र की सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। अब सिंधु नदी कहाँ पर है, भारत के पश्चिम में। चलो मैप में घुमा देते हैं, तुमको घुमा लाते हैं कहाँ है सिंधु नदी। ठीक है, घुमक्कर तो हो आप लोग, घूमते नहीं हो क्या, घूमते हो गए, है ना। तो देखो ये हमारी सिंधु नदी पाकिस्तान में है। एक कहावत है ना, हम रोक देंगे सिंध का पानी, तुम क्या कर सकते हो, कुछ ऐसे करके कविता है ना, पाकिस्तान को ललकारने के लिए, है ना। तो सिंधु नदी का जो पानी है, मतलब इसकी जो सहायक नदी कौन है, सतलुज है, रावी है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, और यहाँ ये ब्यास नदी भी मिल रही है ना, क्योंकि ये 5 नदियाँ हैं। कौन कौन से, ब्यास, सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम। याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है। सिंधु की सहायक नदियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि मानचित्र पर, कह रहा है कि मानचित्र पर सिंधु नदी का पता लगाओ। तो नदी का तो पता लगा लिए, कौन कौन सी है। ठीक है, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं। अब सहायक नदियाँ तो हम पता लगा लिए, लेकिन सहायक नदी कहते किसे हैं, तो आज देखेंगे। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले थे। बोले थे ना कि हमको सिंधु नदी की सभ्यता मिलेगी यहीं पे, पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे। ठीक है, तो इसके जो नदियाँ है ना, देखो सिंधु नदी क्या है, एक बड़ी सी नदी है। ठीक है, सिंधु नदी ये हिमालय से निकली है और यहाँ से होते हुए खुद का एक रास्ता बनाई है ना, ऐसे करके ऐसे पूरा अरब सागर में गई। लेकिन जो हमारी जितनी नदी हैं सब हिमालय से निकली है। ब्यास नदी ये भी यहीं से निकली है, और सतलुज नदी ये भी यहीं से जाकर के कहाँ मिल जाती है, सिंधु में। ब्यास नदी वो भी रावी, चेनाब, झेलम ये सब मिल जाती हैं सिंधु नदी में। ठीक है, क्लियर।
अब बात करते हैं 47 वर्ष पूर्व, जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, वही सिंधु नदी किनारे पे जो 4700 मतलब आज से 4700 वर्ष पूर्व नदी किनारे एक आरंभिक नगर बसा। मतलब सबसे शुरू में अगर देखें तो अपने इतिहास में तो सबसे पहला नगर जो था, प्राचीन नगर, हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता में ही मिलता है ना। हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाला नगर फले फूले और गंगा की इसी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। मतलब कि पहले 4700 वर्ष पूर्व ही आरंभिक नगर थे। फिर इसके बाद हमारी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये 2500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। ठीक है, तो यहीं पे कहाँ पे हुआ था, सिंधु नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब मेन पॉइंट देखो, गंगा नदी की सहायक नदी कौन है, सोन। ये भी अगर क्वेश्चन आ जाए सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो वह गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए आज देखते हैं गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो देखो, हिमालय से निकली है हमारी गंगा नदी, यहीं से निकली हिमालय से हमारी यमुना नदी। समझ आया, गंगा नदी कहाँ से निकली, हिमालय से, यहीं से यमुना नदी। लेकिन सोन नदी कहाँ से मिली है, वो दक्कन के पठार से निकली है और जाकर के कहाँ मिल गई है, गंगा नदी में मिल गई। समझ आया, और ये गंगा हिमालय से निकली है और यहाँ से होते हुए ये बिहार होते हुए और जाकर के कहाँ निकल गई है, सीधे बांग्लादेश होते हुए पश्चिम बंगाल से सीधे बंगाल की खाड़ी में गिर गई है। ठीक है, समझ आया। अब ये क्या कहना चाहता है, तो कुल मिला के कह रहा है कि एक मिनट, ये कुल मिला के कहना चाहता है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, मतलब जब गंगा नदी थी तो प्राचीन काल में कहाँ था, मगध। ठीक है, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है मगध। ठीक है, और इसके शासक बहुत शक्तिशाली होते थे, जैसे धनानंद हो गए, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, है ना, ये यहीं के शासक थे। अशोक महान हो गए, है ना। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। अब अशोक का जो आप देखे होंगे नक्शा में कितना बड़ा राज्य था, है ना। कुछ चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जीता था बहुत ज़्यादा, है ना। तो इस देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, जैसे कि दक्कन में हो गया, है ना। ये सब पुरानी है। देखो, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के हिस्से में दूसरे हिस्सों तक यात्रा हमेशा, जो उपमहाद्वीप भारत को क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और इधर राजस्थान से लेकर के इधर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक सब लोग घूमते फिरते थे। ठीक है, हमेशा यात्रा करते रहते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। समुद्र में जानते हो कितनी बड़ी बड़ी लहरें रहती है ना, तब तो ऐसे जहाज भी नहीं रहते थे, छोटी मोटी नावें रहती थी, तो इसलिए बहुत कम लोग समुद्र के उस पार जाया करते थे, है ना। अब फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अब जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अब किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या अभी आप 6 में हो, है ना, तो मतलब कि आप मेहनत करते हो, और मेहनत करते हो फिर भी आपको नहीं लगता कि हम मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरह उनको भी असंभव नहीं थी, कहते हैं हाँ चलो पास तो कर ही लेंगे, एग्ज़ाम है ना। तो अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते।
मान लो इंसान अपने घर से बाहर कब जाता है? जब उसको किसी नौकरी की ज़रूरत हो, है ना? या तो उसको नौकरी की ज़रूरत हो या तो घर में उसको खाने पीने का ना हो, तो वहाँ से घर छोड़ के चला जाता है। अब देखते होंगे आप, पढ़ते होंगे कितना पहले अकाल पड़ता था, है ना? इस वजह से सब लोग जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। अब वही बात है, जॉब कहो या तो कहो युद्ध करने के लिए, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते। व्यापारिक काम के इधर से उधर घूमना, अपना सामान बेचना, है ना। अगला पॉइंट क्या है? धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते। अभी आप देखते होंगे संत महात्मा है, धार्मिक गुरु है, इस गांव से उस गांव जाते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, कहते और ज्ञान देते हैं, कहते हैं क्या गलत है क्या सही है, और आते हैं कहते हैं कुछ हमको भिक्षा दे दीजिए, है ना। तो ऐसे धार्मिक गुरु थे, अपने धर्म का प्रचार करते थे, ठीक है। और कुछ लोग नए रोचक स्थानों की खोज करने की चाह में उत्सुकतावश यात्रा भी किया करते थे। अब यहाँ पे मेरे पास समझो, कुछ लोग नए रोचक स्थानों से, कुछ लोग सोचते ना, जैसे कि हमारे वास्को डी गामा जी हैं, वो लोग कहते थे हम बहुत दिन से भारत नहीं गए हैं, लाओ देख आते एक बार भारत, है ना। तो वो समुद्र की यात्रा करते 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 यहाँ से वहाँ घूमते घूमते भारत की खोज कर ली, है ना। इसी तरह भारत के आने के समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक है। इसी तरह ये कुछ लोग भी थे जो इधर उधर घूमने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, लाओ कुछ न कुछ नई नई जगह जाना चाहिए, है ना। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। मान लो आप यहाँ से अपने एमपी या यूपी से जाते हो केरल, तमिलनाडु, जब वहाँ जाओगे तो वहाँ की वेशभूषा अलग रहेगी, है ना। तो उनके विचार कैसे हैं, उनकी मान्यताएं कैसे हैं, सब जानने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको, है ना, मिलेगा ना। इस वजह से वो लोग इधर उधर जाया करते थे जानकारी हासिल करने के लिए। इतना क्लियर। अगला है, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? बताओ, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर से एक मानचित्र को देखो, क्यों कह रहे हैं? कोई पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्री, इसी महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जो पर्वत, समुद्र और उपमहाद्वीप जो है, इस सीमा का निर्माण करते। कैसे करते? एक मिनट दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए आप, ये जो सीमा मतलब पर्वत है ना, पहाड़ियाँ, ये पूरा पहाड़ी है, ये ऐसे ऐसे करके यही पूरा पहाड़ी है, ठीक है। और यहाँ से ये जो समुद्र है ना और ये नदी, ये पूरी क्या है? पहाड़ी ही है, ठीक है। तो पहाड़ है, नदी है, ये सब क्या कर रहे हैं? एक सीमा बना रहे हैं कि हमारे देश की सीमा ऐसी नदी हो गई। पहले राजा क्या करते थे? बोलते थे तुम इस नदी से इस नदी के बीच ही रहोगे और हम इस नदी के इस पार रहेंगे, तुम्हारा राज्य इस नदी के उस पार रहेगा, है ना। तो इस वजह से ये लोग मतलब ये जो पर्वत है, पठार है, नदी है, पहाड़ी है, ये सब क्या कर रहे हैं? सीमा बना रहे हैं, ठीक है। क्लियर। तो एक महाद्वीप का निर्माण कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। देखो अब आगे क्या है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान होता। अब इतना ऊंचा हमारा हिमालय है, उसको कौन पार कर सकता है ना। हमारे जो अरब सागर है, हिंद महासागर है, उसको कौन पार कर सकता है? पहले असंभव था।
और लेकिन आज के डेट में संभव नहीं है। आजकल तो जहाज़ चल गए हैं, हवाई जहाज़ है, पानी जहाज़ है ना, जल जहाज़, नेवी है, ट्रेन है, तो हम इधर से उधर चले जाते हैं। लेकिन पहले सब पैदल यात्रा करते थे, घोड़े है, हाथी है, ये सब रहते थे, है ना। इसलिए हमको प्रॉब्लम होती थी, है ना, इसलिए हम नहीं कर पाते थे। आगे क्या कह रहा है कि पर्वतों और ऊंचाइयों को छू सके और तथा गहरा समुद्र पार कर सके। कहाँ भाई जी नहीं कर सकता था। उपमहाद्वीप के बाहर भी कुछ लोग यहाँ से आए और यहाँ बस गए। लोगों के इस आवागमन हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। मतलब कि जैसे कि हम देखते हैं कि अफगानिस्तान से आक्रमण हुआ था, जैसे बाबर है अफगानिस्तान से आया, है ना, और गौरी आया, वो भी वहीं से आया, मतलब दूसरे देश से, और आकर के यही बस गए, है ना, उनके वंशज सब यही तो है ना। तो इस वजह से मतलब भारत की सीमाएँ ऐसी है, और यहाँ की हरियाली देख करके, उपजाऊ ज़मीन देख करके कौन नहीं भा जाएगा। वैसे हमारी भारत ही ऐसी है ना, संस्कृति की सबको भा जाती है। तो क्लियर इतना समृद्ध किया, ठीक है। कई वर्षों तक लोग पत्थर के तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार अपनाते हैं। और क्या कह रहे हैं, यहाँ लोग बहुत दिन तो जब आए तो एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश की, कैसे कपड़े पहन रहे, क्या खा रहा है, किस बर्तन में खा रहा है, पत्थर के बर्तन में खा रहे, पत्तल में खा रहा है, या स्टील के बड़े बर्तन में खा रहे, मिट्टी के बर्तन में खा रहा है ना। वो कैसे गाते हैं, कैसे वो नाचते हैं, कैसा खाना बनाते हैं, है ना। ये सब जानने के लिए मतलब कि एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे, है ना, क्या सही क्या गलत है, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे। अपने देश का नाम हम प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों के प्रयोग से करते हैं, ठीक है, इतना क्लियर। इंडस शब्द जो है कहाँ से निकला है, इंडस नदी से। अब इंडस नदी कौन सी है, इंडस नदी जो है इसे हम सिंधु नदी कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु नदी, सिंधु नदी कहते हैं, ठीक है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। एटलस की बुक होगी आपकी, तो उसमें देख लेना, या तो किसी भी विश्व के नक्शा में देख लेना, ईरान और यूनान आपको मिलेगी, ठीक है, यूनान सॉरी। तो लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। कब की बात है, 2500 वर्ष पहले की बात है। उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंदोस हिंदोस अथवा इंदोस कहते थे, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा करते थे। अब देखो, यूनान और ईरानी लोग जो मतलब आते थे भारत में आक्रमण करने, लूट मार करते थे लोग। तो ये लोग जब आते सिंधु नदी, अभी हम देखा है नक्शा में, सिंधु नदी जो है वहाँ जब आते थे, सिंधु नदी कहते थे हिंदोस है, इंदोस, ठीक है। और इसी वजह से भारत का नाम इंडिया पड़ा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ के जो उधर साइड जब प्रदेश था उसको इंडिया कहते थे, है ना। इस समूह के संस्कृत में आरंभिक और 3500 पुरानी ऋग्वेद कृति में मिलते हैं, बाद में इसका प्रयोग होने लगा। भारत की जो बात है, भारत की जो है इस संस्कृत में मतलब कि ये ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है।
अब क्या कह रहा है, अतीत के बारे में क्या जाने, कैसे जाने, सॉरी, अतीत के बारे में हम कैसे जाने अपने। तो अतीत के बारे में जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, हम कई तरह से प्राप्त कर सकते। इनमें से एक तरीका था तो अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना पढ़ना। अभी हम बताए कि आपको अगर अतीत में जाना है, अतीत को जानना है तो क्या करोगे, किसी किताब में जो लिखा है उसको देखोगे, है ना, पढ़ोगे। और ये पुस्तक हाथ से लिखा होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। पांडु मतलब पुराने लोग इसको लिखे हैं, इसलिए पांडुलिपि कही जाती है, ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या था, मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, पांडुलिपि को मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। यह शब्द लैटिन भाषा के मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से लिखना, इसका अर्थ है हाथ से लिखना। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से तैयार किया जाता था, तैयार भोजपत्र था, ठीक है। इतने वर्ष में इनमें कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था। अब मान लो अगर आप अपनी बुक को, एक पहले फर्स्ट तो थी नहीं, है ना, मान लो कच्ची मिट्टी वहाँ रख दो, 2 साल तुम 6 महीने बाद देखना दीमक लग जाएंगे, है ना। तो इसी तरह कीड़ों ने पांडुलिपियों को खा लिया था, ठीक है, और कुछ नष्ट कर दी गई। फिर ऐसे कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ और विज्ञान, सभी प्रकार के विषयों में चर्चा मिलती है, ठीक है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं, ठीक है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, कुछ चीज़ें संस्कृत में मिलती हैं। इनके हमारे महाकाव्य, कविताएं, नाटक, इनमें से कई संस्कृत में मिलते हैं। और जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में, तो प्राकृत भाषा जैसे है, ये ब्राह्म कुछ करके ऐसे भाषा है, उसे जिसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं, वो प्राकृत भाषा है। तमिल एक भाषा है जैसे तमिलनाडु की तरफ लिखते हैं, है ना। तो प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, आम लोगों को संस्कृत नहीं आती थी, ठीक है। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं, अभिलेखों वही जो पांडुलिपि, उनका अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अब समझना यहाँ बात को, जैसे कुछ चीज़ें हमको लिखे हुए मिलती हैं, कहाँ, पत्थरों में, ठीक है। जैसे किसी धातु में तो उसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, अभिलेख, ठीक है। धातु जैसे अपेक्षा कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण कर, मतलब जैसे शासक थे तो लोग क्या करते थे, वो कोई पत्थर है उसमें लिखवा दिया करते थे, चट्टान में लिखवा दिया करते थे कि जैसे कोई लोग आए, जैसे आजकल हम जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ गांव में सड़क बनती है तो क्या करते हैं हम लोग, सड़क के पास एक मतलब कि पत्थर का लगवा दिया जाता है, उसमें बता दिया जाता है कि इस गांव का मतलब निर्माण किसने, मतलब ये सड़क किसने बनवाया है ना, लिखवा देते हैं। तो वही चीज़ है, ताकि लोग पढ़ सकें, वही चीज़ है, ताकि लोग पढ़ सके, जान सके कि हाँ ये कहाँ का है, ठीक है। और पालन करें, जैसे कुछ आदेश हैं कि इस गांव में आना है
तो आपको मांस मच्छी नहीं खाना है, आप पूजा पाठ करने वाले हैं, कुछ भी है ना, तो या तो हमारे घर में आना है तो नहा धो करके आना है, कुछ भी मतलब पालन करने के लिए, या तो यहाँ पे आप युद्ध नहीं करना है ना। तो कुछ अन्य प्रकार के विलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण किया है, मतलब अपना विवरण दिया है कि हम ये कार्य कब करते थे, क्या करते थे। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। जैसे कि एक मिनट, अपने विजयों का लेखा जोखा करते थे। जैसे कि मतलब कि कोई चीज़ है, जैसे कि कभी युद्ध करके आते थे, क्या हमने जीता, कितने घोड़े लाए, कितने गुलाम लाए, कितने हाथी जीते, कितना सोना जीते, तो उसके एक पत्थर में लिख दिया करते थे। जैसे हम ही लोग हैं, जैसे कि कुछ बेच कर आए है ना, बिजनेस आदमी, तो हम खुद ही मतलब कि लिखते हैं कि आज हमने इतना सौदा किया, इतना हम कमाए, इतना हमको घाटा हो, इतना नफ़ा हुआ, वही चीज़ ये भी लिखते थे। क्या तुम बता सकते हो कठोर सतह पर लेखों को क्या? इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई जाती थी। जैसे कुछ वस्तुएं हैं वो अतीत में बने प्रयोग में, जैसे कि मान लो मिट्टी का बर्तन है, वो भी प्रयोग में तो आता है ना। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कर, मतलब पुराने जैसे तत्व है, कुछ वस्तु, उनका जो अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पुरातत्विक कहते हैं। ठीक है, पुरातत्विक पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे हजारों हथियारों, बर्तनों और आभूषणों का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ बर्तन है, ठीक है, एक मिनट, इसके अन्य वस्तु अतीत के बारे में प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता है। ठीक है, पुरातात्विक पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों और अवशेषों का, इस चित्र की मूर्ति का अध्ययन करते हैं। औजारों, हथियार, बर्तनों का और आभूषणों का भी अध्ययन करते हैं। कौन? पुरातात्विक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन खुदाई भी करते हैं। कौन? जो पुरातात्विक थे वो सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन भी करते हैं, खुदाई भी करते हैं। इनमें कुछ सी वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी और धातु से बनी हो सकते हैं। ऐसे कठोर तथा जल्द नष्ट होने वाले होते हैं। पुरातात्विक जानवरों और चिड़ियों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि पुरातत्व क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, छानबीन करते हैं। ठीक है, इनमें कुछ वस्तुएं पत्थर, मिट्टी के कुछ वस्तु बनी हो सकती है। ठीक है, जो खुदाई से मिलते हैं, कुछ पत्थर, मिट्टी, पकी मिट्टी के कुछ वस्तु, कुछ धातु की बनी हुई वस्तु मिल सकती है। ठीक है, जो कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं, जिससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि हमें कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ठीक है, वो लोग अतीत में क्या खाते थे, क्या पीते थे। ठीक है, ये जानने में मदद मिलती है। और अतीत वनस्पतियों के अवशेष मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अन्न के जो दाने होते हैं ना, जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, क्या पुरातात्विकों में बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते हैं? देखो,
पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी जानकारी में जैसे स्रोत कहते हैं, ठीक है। जैसे एक स्रोत कोई पुरानी वस्तु हो सकती है ना, कोई किताब हो सकती है ना। मतलब जिस चीज़ से हमें जानकारी मिले उसे हम क्या कहेंगे, स्रोत, ठीक है। स्रोत के प्राप्त होते अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जैसे मान लो हमें कोई सोने का मटका मिल गया, सोने से भरा, ठीक है। खैर आज की डेट में मिलने वाला नहीं है, ठीक है, मिल जाए तो राजा बन जाए, है ना। तो मतलब अगर कोई चीज़ मतलब सोने का मटका मिल गया और उसे जब हम देखेंगे कि मटका कितने साल पुराना है, ये सोने के सिक्के कितने साल पुराने हैं, तो उसको जब उसमें पढ़ने में बहुत आनंद मिलेगा, है ना। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अपने अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, अपने अतीत के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह कार्य करते हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत जानकारी मतलब अतीत के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, जैसे कि कोई क्राइम कर डाला तो कोई सुराग मिल जाए तो उसी के पीछे पड़े रहते हैं, आखिर किसका है, क्यों, आखिर कौन है ना। तो उसी तरह ये भी मतलब कहाँ का है, कब का है, वैसे ये भी करते रहते, कितने दिन हुए, कितने दिन नहीं। अब आता है सवाल, अतीत अनेक है या अनेक, एक है या अनेक, ठीक है। तो क्या तुमने कभी इस पुस्तक के शीर्षक में हमारे अतीत पर ध्यान दिया। यहाँ शब्द अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के लिए किया गया है, ठीक है। किसके लिए, बहुवचन के लिए किया गया है, ठीक है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत का प्रयोग अलग अलग मायने के लिए होता है। वही चीज़, अलग अलग समूह हैं, जैसे कि कृषक है, पशुपालक है, राजा रानी, व्यापारी, शिल्पकार, इनके जीवन जो है अलग अलग है, भिन्न है ना। तो वही चीज़ है इसमें भी, मतलब सबके अलग अलग हैं और सबको मिला करके सबकी मतलब जानकारी हासिल करेंगे ना। इसलिए हम बोल देते हैं हमारे अतीत, मतलब हमारे अतीत में कौन कौन है, राजा है, रानी है, और उसके शिल्पकार हैं, कलाकार हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। और उनके अलग अलग व्यवहार, रीति रिवाज का पालन। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप जो है, अधिकांश लोग अपना भोजन मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने भोजन में मछली पकड़ कर खाते हैं, शिकार करते हैं, फल फूल खाते हैं क्योंकि जंगल है वहाँ पे, है ना, और उसको संग्रह करते हैं। लेकिन जो शहरों में रहते हैं उनके पास खाद्य आपूर्ति नहीं रहती, धुआं बेचारे खाते हैं, पानी भी मंगवाते हैं दूसरी जगह से। क्यों, क्योंकि वहाँ शहर जो रहता है पूरा मतलब कि अलग उनका बसेरा रहता है ना। शहर में दूर दूर तक जंगल नहीं मिलेंगे आपको, दूर दूर तक आपको वो नहीं मिलेंगे, मतलब कि तालाब नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, है ना। तो इस वजह से मतलब अलग रहता है। जैसे गांव में है तो वहाँ खेती है, तालाब है, नदी है, सब कुछ रहता है ना। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय का शासक अपनी विजयों का लेखो जोखा करते थे, मतलब लेखा जोखा कर, जो शासक थे ना वो अपने विषयों का लेखा जोखा करते थे, कहते थे कि हम कहाँ से कितना युद्ध किए, है ना, हमने कितने सैनिक गंवाए आज इस युद्ध में, कितने दिन लगे। तो इस वजह से हम वो लिखते थे और इसी वजह से आज हम पढ़ रहे हैं। आज की डेट में मतलब कि जैसे कि उस समय शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक, ठीक है, तो ये लोग नहीं लिखते थे। क्यों, नॉर्मल इंसान है, आम जनता, वो कहाँ से लिखेगी। पहली बात तो अनपढ़ रही होगी, है ना, अब पढ़ी लिखी भी रही होगी, इतना टाइम का इतना ध्यान वो नहीं देते। लेकिन राजा महाराजा वो अपना युद्ध लड़ाए, अपने घर में बैठ गए, अपने लेखा जोखा में लग जाते थे, है ना। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, हम पढ़ाई करते हैं,
नॉर्मल है तो हम नहीं लिखते, लेकिन लिखना चाहिए, आप भी लिखो, क्योंकि आप लिखोगे तो कल तुम्हें भी कोई पढ़ेगा, है ना। ठीक है, अगर तुमसे मतलब देखते हैं तिथि, तो अगर तुमसे कोई तिथि के विषय में पूछे तो तुम क्या कहोगे? माह बताओगे, दिन बताओगे, वर्ष बताओगे, है ना, वर्ष बताओगे कि नहीं। तो लेकिन ये जो वर्ष की गणना है ना, कब से की गई? ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि के बाद। मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तब से हम लोग तिथि गिनना स्टार्ट कर दिए। जब ईसा मसीह का जन्म मतलब नहीं हुआ था, उस जिस दिन हुआ उससे पहले की बात जो है हम ईसा पूर्व कहते। ठीक है, तो पुराने जो मतलब कि ईसा पूर्व कहते हैं। जब ईसा मसीह का मतलब जब जन्म हुआ था, तब जब जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन से हम लोग तिथि गिनना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, लेकिन जब तिथि गिनना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जिस दिन जन्म हुआ उससे पहले के दिन को हम क्या कहेंगे? ईसा पूर्व कहेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है इसमें भी। अब 2000 को हम अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 2000 में हुआ था। ठीक है, तो हमारा सेशन स्टार्ट वो आज से ख़त्म होता है। ठीक है, पहला चैप्टर क्लियर हो गया। मैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटी दबाइएगा, जिससे पहले हमारी जितने भी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो जय हिंद, धन्यवाद।